Another important area that Howard Gardner introduced us to is the conception of learning constraints. There are some learning constraints, and Howard Gardner believed that as children continue attending schools or even other forms of informal training, they are introduced to certain biases and constraints. सो बच्चे जो जो बड़े होते हैं और लर्निंग के रास्ते पे चलते हैं तो कुछ जगहों की तरफ उनके झुकाव ज़्यादा हो जाते हैं यानी वो बायस्ड होते हैं और बहुत सी ऐसी कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है जो कि हायल होती हैं लर्निंग के रास्ते में। अब वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? सबसे पहली कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो कैंटियन और आइंस्टाइनियन कंस्ट्रेंट्स हैं। आइंस्टाइन एक मशहूर साइंसदान थे और कैंट भी एक फ़लसफ़ी थे। अब इन लोगों ने हमें दुनिया को कंसेप्चुलाइज करने के और दुनिया को समझने के कुछ तरीके थे जिनसे रोशनास कराया। वो तरीके ये थे दैट वी कंसेप्चुलाइज द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों में, स्पेस यानी खला के मुताबिक देखना, टाइम एंड कैजुअलिटी और वक्त और चीज़ों के तनासुब के हिसाब से देखना, एंड टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवन कंसीविंग ऑफ द वर्ल्ड इन अदर दैन दीज टर्म्स। अब यहाँ इस बात पे आर्ग्यू किया जा रहा है कि हम यानी इंसान इन टर्म्स में दुनिया को कंसेप्चुलाइज करते हैं और इससे बाहर सोचने को तैयार नहीं है क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई और हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो उसे दुरुस्त नहीं कहता अगर हम इससे बाहर सोचने की कोशिश करें। फॉर इंस्टेंस दुनिया में एक पैमाना रख दिया गया कि शाम उस वक्त है जब सूरज ढल रहा हो। अब अगर सूरज के आगे बादल आ जाएं और एक बच्चा ये कहने लगे कि शाम हो गई तो उसे कहा जाएगा कि ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि वी कंसेप्चुलाइज द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द वेज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड टू अस और बहुत सदियों से जो हमें कहा जा रहा है वो उसी तरह से है। एक बच्चा अगर जनवरी के माह में जो कि सर्दियों का महीना है पाकिस्तान में, इसमें अगर गर्मी फील करे और ये कहे दैट इट इज़ अ मंथ और इट इज़ अ समर्स मंथ, तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा, हालांकि उसकी फीलिंग ये ठीक है। तो पहली बात कि हम दुनिया को कंसेप्चुलाइज करते हैं कैंटियन और आइंस्टाइनियन व्यू के अंदर। सो उस कंसेप्चुलाइजेशन से बाहर हम सोचने को तैयार नहीं। एंड देन कैंट्स फिलॉसफी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ नॉलेज। जो कैंट की फिलॉसफी है उन्होंने नॉलेज की इन कैटेगरीज को जो है वो मरबूत किया और ये कहा कि इसके मुताबिक चलना चाहिए। और फिर उसके बाद आइंस्टाइन की जो साइंटिफिक अप्रोच है, आइंस्टाइन साइंस में जो बहुत सी चीज़ों के मौजूद थे और बहुत काम किया उन्होंने, वो हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि जो कुछ भी जो नॉलेज भी बिल्ड किया जाता है इन कैटेगरीज के अंदर कैन बी रिवाइज्ड ऑल्दो वेरी रेयरली, लेकिन बहुत कम, शाज़ो नादिर कभी कोई नॉलेज है जो रिवाइज किया जाता है इन्हीं टर्म्स के अंदर, एंड एट ऑल टाइम्स रिमेनिंग विद इन द एग्जिस्टिंग थियरीज ऑफ द वर्ल्ड। और हमेशा और बहुत दफ़े वही जो दुनिया की एग्जिस्टिंग थियरीज हैं उनके अंदर ही काम किया जाता है। तो ऐसी कोई डिस्कवरी, ऐसी कोई बात जो कि हट के हो, ये यकीनन बिल्कुल नापैद है। और उसके बाद ऑन्टोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। ऑन्टोलॉजी से मुराद चीज़ों की तारीफ करना है, यानी उनकी एग्जिस्टेंस को समझना कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। These constraints come in when defining particular objects and their categorization. ये वो constraints है, लर्निंग में वो रुकावटें हैं जब हम कुछ चीज़ों की तारीफ करने लगते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो उसके रास्ते में ये हायल हो जाती हैं। किस तरह से कि अगर हम देखें कि यंग चिल्ड्रन जो हैं दे डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट्स इन कैटेगरीज ऑफ टेंजिबल, इनटेंजिबल, यानी वो चीज़ें जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जिन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, लिविंग यानी जिंदा, नॉन लिविंग यानी गैर जानदार, और फिर उसके बाद नॉन फीलिंग एंड फीलिंग, जिसको फील किया जाए जिसको ना फील किया जाए, अनटिल दे आर टॉट टू डू सो। अब बच्चे कभी भी चीज़ों को उन कैटेगरीज में नहीं डालते जब तक कि उन्हें बताया ना जाए कि ये वो कैटेगरीज हैं। फॉर इंस्टेंस फॉर देम देयर टॉयज मस्ट बी लिविंग, as much living as their parents, as much living as their friends. So ये वो चीज़ें हैं जिन टर्म्स में बच्चे सोचते हैं और फिर उनको केटर करने से कासर है जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं।